हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर एक और बहुत ही बेहतरीन जीएसटी की वीडियो लेकर आया हूँ गाइस। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ रिटर्न्स होते हैं जिनको हम लोग फाइल करना सीखेंगे, और उसके अंदर मैंने आपको जस्ट बेसिक नॉलेज दिया था कि कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं। आज की ये वीडियो उन्हीं के आगे कंटिन्यू में चलेंगी। जो मैंने आपको फर्स्ट GSTR-1 बताया था उसके बारे में आज ये वीडियो है कि GSTR-1 की क्या होता है और इसके अंदर कितने कंटेंट होते हैं इस फॉर्म के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे गाइस, और देखेंगे कि GSTR-1 कैसा दिखता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आगे की वीडियो में। आज की वीडियो में जस्ट इस पर बेसिक हमारी चर्चा होगी। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस अगर आप न्यू हैं तो गाइस, ताकि ऐसे ही रेलेवेंट वीडियो आप सभी तक बहुत ही तुरंत पहुंचती रहे जैसे ही मैं इनको अपलोड करूं। टाइम में थोड़े शॉर्टेज आने की वजह से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, इसकी वजह से थोड़ा सा क्या है मैं कम वीडियो बना पा रहा हूँ। लेकिन आगे कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम वीडियोस जल्दी आप सभी को मिलती रहे रेलेवेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं GSTR-1 की। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था GSTR-1 क्या होता है। अगर हम एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और हम कोई भी गुड्स या सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट फाइल करके देना होता है, और उस स्टेटमेंट में बताना होता है कि पूरे महीने में हमने क्या क्या प्रोडक्ट बेचा है, क्या क्या सर्विसेज हमने सेल की हैं, उसका एक इन्फॉर्मेशन GSTR-1 के फॉर्म में जाता है। जनरली GSTR-1 गाइज मंथली रिटर्न होता है जो हर एक रजिस्टर्ड GST टैक्स पेयर को फाइल करना होता है। वर्ड बोल रहा हूँ, रजिस्टर्ड GST टैक्स पेयर। आप सभी को पता है रजिस्टर्ड GST टैक्स पेयर कौन होते हैं, जिन्होंने GST के अंदर रजिस्टर कराया और जिनको एक GST नंबर अलॉट किया गया है जो 15 डिजिट का होता है गाइज। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट इनमें GSTR-1 को कुछ जो होते हैं टैक्स पेयर को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उनके लिए अलग से रिटर्न फाइल होती है। ठीक है, तो वो शायद से आपको वो स्पेशल पर्सन याद होंगे, ठीक है, जिनको GSTR-1 रिटर्न फाइल नहीं करना होता। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं कि किनको GSTR-1 रिटर्न फाइल नहीं करना होता। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको गाइस बताया था कि GSTR रिटर्न कौन फाइल नहीं करेंगे, वो पर्सन फाइल नहीं करेंगे जिनको GSTR रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें जो पहला पर्सन आता है वो आता है ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आपको पता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर GSTR-6 फाइल करता है, तो इसलिए उसको R1 की ज़रूरत नहीं होती। ये कौन होते हैं, क्या होते हैं, इनकी चर्चा आगे की वीडियोज़ में होंगी। अभी जस्ट इतना याद रख लीजिए, ISD को GSTR-1 फाइल नहीं करना होता। दूसरा था कॉम्पोजिशन डीलर, जो क्या करते हैं गाइस, CMP-08 फाइल करते हैं, तो उनको भी R1 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी सर्विस थी हमारे पास OIDAR, डैट मीन्स सप्लायर्स ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस। जो देते हैं उनको भी अपना R1 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या फाइल करते थे, GSTR-5A। और जो हमारे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस है, जो नॉन रेजिडेंट है, उसके लिए आपको पता है GSTR-5 वो फाइल करते हैं, तो उनको भी R1 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और जो टैक्स पेयर जो लायबल है TDS को कलेक्ट करने के लिए या TDS को डिडक्ट करने के लिए, वो GSTR-7 को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो R1 को फाइल नहीं करेंगे। तो हमने ये 6 कैटेगरी के लोग देखे। इनके अलावा जो भी होंगे उन सभी को R1 फाइल करना कंपलसरी होगा। ठीक है गाइज, तो हमने बात करी R1 किन के लिए है और किन के लिए नहीं है। अब बात करते हैं जब हम R1 फाइल करेंगे तो उसके अंदर आपको 13 सेक्शन मिलेंगे गाइज। डैट मीन्स 13 टेबल के कंटेंट होंगे। एक आपका GSTR-1 के अंदर 13 पॉइंट होंगे, जिसके अंदर जो टेबल 1, 2, 3 है वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लेता है कि आपका GST नंबर क्या है, आपका लीगल और ट्रेड नेम क्या है, और आपका पिछले साल कितना फाइनेंशियल एग्रीगेट टर्नओवर था। ठीक है, तो ये आपका टेबल 1, 2, 3 में डिटेल जाती है। टेबल 4 में आपके लिए टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई
जो एक रजिस्टर्ड पर्सन को हमने करा है, और इसके अंदर हमारे यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, UIN होल्डर्स भी आते हैं, जिनको UIN अलॉट किया गया GST के डिपार्टमेंट के थ्रू, वो पर्सन को भी अगर हमने सेल करा है तो वो भी टेबल 4 के अंदर आएंगे। तो इन लोगों को जो भी हमने सेल करा है उन सारा सेल का अमाउंट किस में डालेंगे हम, टेबल नंबर 4 में। लेकिन यहाँ पे 2 सेल को छोड़ के चलना है इस 4 के अंदर। एक तो आपको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं लेनी, दूसरी आपको डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं लेना। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है और डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होती है आपको आई होप पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है गाइस। इसके बाद है टेबल 5। जो टेबल 5 है उसके अंदर आएगा आपके पास टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई होनी चाहिए वो, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को होनी चाहिए। जैसे दिल्ली टू मुंबई हम बेच रहे हैं माल, लेकिन हम दिल्ली में रजिस्टर्ड है और हम अपने सप्लायर मुंबई जो अनरजिस्टर्ड है पर्सन उसको बेच रहे हैं, तो वो टेबल 5 के अंदर आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका जो इनवॉइस वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे माल, तो और उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तभी टेबल 5 में आएगी, अदरवाइज़ वो टेबल 5 में नहीं आएगी, ठीक है। टेबल 6, टेबल 6 में क्या है गाइस, जीरो रेटेड सप्लाई साथ के साथ डीम्ड एक्सपोर्ट। तो ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है, 4, 5 और 6। 4 के अंदर है सारी सप्लाईज, ठीक है, लेकिन जीरो रेटेड और डीम्ड को छोड़ के। 5 के अंदर है अगर आप अनरजिस्टर्ड को माल बेच रहे हो और इंटर स्टेट बेच रहे हो और 2.5 लाख से ज़्यादा का माल तो अलग से दिखाओ। 6 के अंदर है आपका जीरो रेटेड भी आ जाएगा और डीम्ड एक्सपोर्ट जो है, जो हमने 4 में कवर नहीं किया वो 6 में कवर कर लिया। और जो टेबल 7 है गाइस, इसके अंदर अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, 2.5 लाख वाले कहाँ गए, 2.5 लाख से ऊपर वाले गए टेबल 5 में, और जो 2.5 लाख से कम वाले वो कहाँ जाएंगे, टेबल 7 के अंदर। जो टैक्सेबल सप्लाईज है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम कर रहे हैं वो सब टेबल 7 के अंदर आएंगे। और नेट ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, अगर आपने डेबिट क्रेडिट नोट इशू करा तो उसको एडजस्ट करने के बाद। इसके बाद हमारा है टेबल 8। इसके अंदर गाइज जो हमारे नील रेटेड सप्लाईज है या एग्जाम्ड सप्लाई है या नॉन GST इन नेचर, जिन पे GST नहीं लग रहा, तो वो सारी की सारी सप्लाई हम टेबल 8 के अंदर दिखाएंगे। तो मतलब जनरली एक ओवरव्यू की तरह से एग्जाम्ड ही मान लीजिए इनको। टेबल 9, अगर आपने अमेंडमेंट करना है अपने सेल्स के अंदर, जो हमने टेबल 4, टेबल 5 और टेबल 6 में दिखाई थी जिन सेल्स को, उन सेल्स के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो हम टेबल 9 के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे। और इसके अंदर हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अगर हमने कोई रिफंड वाउचर इशू करा है तो वो भी इसके अंदर हम शो करते हैं। इसके बाद है टेबल नंबर 10, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इशू टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो हमारे अनरजिस्टर्ड पर्सन है अगर हमने उनको कोई डेबिट क्रेडिट नोट इशू करा है तो वो टेबल 10 के अंदर आएंगे। टेबल 11, टेबल 11 में क्या आएगा, डिटेल्स ऑफ एडवांस रिसीव। अगर हमें कोई एडवांस मिला था या हमने पिछले साल जो हमारा कुछ पैसा एडवांस मिल गया था या नेक्स्ट ईयर में का पैसा हमने इस साल दिखाना है, मतलब एडवांस के फॉर्म में अगर कुछ भी आपको मिल रहा है उसकी आप कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हो वो ट्रीटमेंट आपको टेबल 11 में दिखानी है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे एडवांस दिखाना, अगर आपने कोई करंट ईयर में एडजस्टमेंट की है तो वो दिखाना है, आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। और जो टेबल 12 है उसके अंदर आपको HSN कोड वाइज समरी देनी है कि आपने पूरे महीने में क्या क्या प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, उसकी समरी देनी है HSN वाइज। और जो लास्ट कॉलम है टेबल 13, उसके अंदर आपको ये बताना है कि आपने डॉक्यूमेंट नंबर इशू ड्यूरिंग द पीरियड, कि आपने पूरे महीने में कितने डॉक्यूमेंट इशू करा, मतलब कितने इन्वॉइस इशू करे। अगर आपने 01 से लेके 020 तक इन्वॉइस इशू करा तो उसकी डिटेल आपको लिखनी है। अगर उसके अंदर कोई इन्वॉइस कैंसिल हुआ तो उसकी डिटेल जानी है, किसी के अंदर आपने अमेंडमेंट किया तो वो डिटेल जानी है, तो ये भी आपको दिया जाता है। तो ये सब इसलिए बनाए गए हैं ताकि ट्रेस कर पाए गवर्नमेंट कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कहीं ITC का बोगस बुक तो नहीं हो रहा। तो इस तरीके को मैनेज करने के लिए ये कुछ रिटर्न्स बनाए गए हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि GSTR 1 की ड्यू डेट क्या होती है। गाइस GSTR 1 की जो ड्यू डेट होती है वो अब, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से नया लॉ आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, या तो आप विद QRMP स्कीम में जाएं या विदाउट QRMP स्कीम में जाएं।
आप सभी को पता है गाइस, जिनको QRMP के बारे में नहीं पता, मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी QRMP के ऊपर, वहाँ जाके वो देख सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम को अडॉप्ट करते हो तो ये एप्लीकेबल उन्हीं पे होता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। तो वो गाइस क्वार्टरली अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और जब वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे GSTR1, तो उसका जो ड्यू डेट होगा वो होगा 30th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द रेलेवेंट क्वार्टर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अप्रैल मई जून ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसका रिटर्न आप 13 जुलाई तक फाइल करेंगे, जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके अगले महीने के 13 तारीख तक, ठीक है। ऐसे ही अगर जुलाई अगस्त सितंबर तो अगले 13 अक्टूबर तक। ये डेट गाइस डिपार्टमेंट के थ्रू टाइम को ध्यान में रखते हुए ऊपर नीचे की जाती है, तो आप वहाँ से लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं, बट एज़ पर लॉ 13 ही दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप विदाउट QRMP जाते हैं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप QRMP में नहीं जा सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर महीने जिस महीने की रिटर्न आप फाइल करोगे उसके नेक्स्ट महीने के 11 तारीख तक आपको रिटर्न सबमिट करना ही करना है। याद रखना ये जो डेट्स है ये गाइस ऑन और बिफोर है, ये मैक्सिमम लिमिट है 13 और 11, ठीक है। तो अगर आपने अप्रैल में माल बेचा है तो आप 11 मई तक जमा कीजिए, मई में बेच रहे हैं तो 11 जून तक जमा कीजिए, जून में बेच रहे हैं तो 11 जुलाई तक। तो इस तरीके से आपकी ये GSTR1 की ड्यू डेट होती है गाइस। तो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और वीडियो भी पहुंचती रहे गाइस, और तुरंत आप इस वीडियो का मज़ा ले पाए बहुत अच्छे से और कुछ नया सीख सके, और मैं भी अपनी नॉलेज को शेयर कर पाऊँ और मैं भी आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप भी मेरे को शेयर कर सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जितने रिसोर्स है, जितना टाइम है, उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि अपनी नॉलेज को आप तक शेयर करूँ, जो भी मैंने सीखा है और जो मैं सीख रहा हूँ, ताकि मेरे साथ साथ आपकी भी हेल्प हो और मुझे भी सपोर्ट मिले, आपको भी सपोर्ट मिले, ठीक है गाइज़। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिटर्न के साथ, और इनकी प्रैक्टिस हम करेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे रिटर्न्स कैसे होते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज़, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।